कैसे हमारा कॉफिशेंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करती है। उसके आगे की कहानी सब आप नॉर्मल है, कुछ नहीं है उसमें। बस यही समझना था उसकी बिहाइंड द सीन वर्किंग क्या हो रही है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन की एक एल्गोरिथम स्टार्ट करी थी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसके बारे में जस्ट एक ओवरव्यू दिया था। आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो क्या है उसको जानेंगे। तो काफ़ी यूज होने वाली एल्गोरिथम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए। तो पहले मैं इस चीज को करके दिखाता हूँ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, फिर उसके बाद मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बताइए। सर मैं बोल रहा था कि जैसे आपने फीचर स्केलिंग पढ़ाई थी, राइट? तो उसमें आपने ये पढ़ाया था कि अनबैलेंस डेटा को हम बैलेंस कैसे करें, या फिर किसी कॉलम में अगर वैल्यूज बड़ी हैं कंपेयर टू अदर, वो तो ठीक है, बट अगर कोई वैल्यूज मिसिंग होती हैं तो उनको पढ़ाएंगे या फिर अभी नहीं पढ़ाएंगे? हेलो? 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 सर बोलिए। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन जो आप पूछ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। मैंने ये बोला सर कि आपने फीचर स्केलिंग अभी पढ़ाया था ना, क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर फीचर में वैल्यूज हमारी मिसिंग है, तो उस वाले पार्ट को अभी आप पढ़ाएंगे या फिर? फीचर की वैल्यू क्या हो? अगर फीचर में वैल्यू मिसिंग हो, मतलब कॉलम्स में वैल्यू अगर मिसिंग हो। अच्छा, वो तो उसमें आ जाएगा ना, प्री प्रोसेसिंग में। पांडास के अंदर पढ़ाया था मैंने। एक ले लेंगे एग्जांपल उसका भी। पांडास में ऑलरेडी हमने मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो हाँ, ये डेटा, अंदाज में तो कवर। चलो एक एग्जांपल ले लेंगे मिसिंग वैल्यू का, कर लेंगे उसको, है ना। पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर तो लेते मतलब जो अंदाज में पढ़ाया था हम उसी को बस मान लें कि हाँ, मतलब फीचर जो मिसिंग वैल्यूज है उसको कैसे हैंडल करते हैं। बट जैसे इसमें होता है ना मशीन लर्निंग में कि हम उसको ड्रॉप करें या फिर नहीं ड्रॉप करें, ड्रॉप करने से कितना नुकसान होता है, ये सारी चीजें भी तो देखनी होती है ना सर? हैं। ये सब हाँ, कर लेंगे, चलो ठीक है। तो हम लोग डेटा लेकर आते हैं, पांडास वाला रूट्स का जो डेटा था। उसके बाद रूट्स डॉट cs, इसमें से एक्स निकाल लिया। तो अभी तक तो कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। अब एक मॉडल हम बना रहे हैं यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम एसके लर्न के अंदर लीनियर मॉडल जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर होती है। तो यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल हम क्रिएट करते हैं, फिर समझेंगे कैसे ये के नेबर क्लासीफायर से अलग। फिर मॉडल को हमने फिट कर दिया, अपना डेटा दे दिया एक्स और वाई। उसके बाद हमने मॉडल से कहा मॉडल एक सैंपल लो, उस सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकालो जितनी क्लास में आपको ट्रेन किया गया है, हर क्लास से बिलोंग होने की। तो मैंने 3.0 और 70 दे दी। तो इसने कहा इस सैंपल की जीरो क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी है 0.91% प्रोबेबिलिटी। और इस सैंपल की अगर क्लास वन से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 80% हमारी आ रही है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस क्लास की आ रही है? क्लास वन की। पहली वाली क्लास जीरो की होती है, दूसरी वाली क्लास वन की होती है। तो अगर मैं इससे प्रोबेबिलिटी ना पूछकर सीधा मैं इससे पूछता प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट मेथड से हम पूछते हैं प्रिडिक्शन, तो मुझे सीधा क्लास वन बता।
ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इसने ये करा कैसे, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है जिसके थ्रू ये काम इसने करा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपका जो डेटा था, आपके डेटा में दो फीचर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंटरनली लीनियर मॉडल पे काम करता है। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, हमारा जो प्रिडिक्शन करेगा वो क्लास का नहीं करेगा, तो प्रिडिक्शन किसका करेगा, एम एक्स प्लस सी का यूज करते हुए M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सी करेगा पहले। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबसे पहले क्या होता है, लीनियर जो हमारा आउटपुट है वो कंप्यूट लीनियर प्रिडिक्शन पहले करा जाता है। इस लीनियर प्रिडिक्शन को ये वाई ना बोलकर क्या बोलता है, जेड के नाम से जानता है ना। उसके बाद फिर अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा जो भी हमारा ये सैंपल आपने दिया था अभी, इस सैंपल का पहले लीनियर हम वैल्यू निकालेंगे लाइन की इक्वेशन यूज करके। उसके बाद फिर उस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे क्लास में। कैसे करते हैं बाद में देखेंगे, पहले सर हमें ये बताओ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लीनियर मॉडल यूज किया जाता है तो उसकी इक्वेशन तो ये हो गई दो फीचर के साथ, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सी। तो मतलब दो कॉफिशेंट होंगे, M1 M2 और एक इंटरसेप्ट होगा। ठीक है। तो वो इसने निकाले होंगे, हमने कहा वो निकाले हैं इसने। तो मॉडल से पूछा, मॉडल बताओ कॉफिशेंट्स क्या हैं, इसने कहा ये रहे दो कॉफिशेंट, दो फीचर थे दो कॉफिशेंट आ गए। फिर इससे पूछा इंटरसेप्ट क्या है, इसने बता दिया इंटरसेप्ट ही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम इंटरनली क्या करती है, एसजीटी की तरह काम करती है कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट को निकालने के लिए। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बस ये मान के चलेंगे कि भाई ये कॉफिशिएंट निकाल लिए और ये इसने इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब आप अपना सैंपल लेके आओ जरा, जिसका प्रिडिक्शन आप कर रहे थे। ने कहा ये था वो सैंपल जिसका आप प्रिडिक्शन कर रहे थे। तो इस बार हम खुद करेंगे। तो अब बताओ, आपने सीधे सीधे कहा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसने कहा बनाना। अब हम खुद से करेंगे। पहले क्या करो, इस वाले सैंपल का इस वाले मॉडल से जो ट्रेन हो चुका है लीनियर आउटपुट कंप्यूट करो। तो M1 X1, ये M1 हो गया, X1 दैट मीन्स दिस वन, M1 X1 प्लस M2 into X2 दिस वन। अब इससे जो आउटपुट आएगा वो फाइनल प्रिडिक्शन नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट आउटपुट है, एक लीनियर आउटपुट है, तो उसको हम जेड कह रहे हैं। या -4.49585923 जो भी है। अब हम मॉडल से ये पूछें कि मॉडल आपने भी ऐसा करा क्या, मॉडल बोलेगा हाँ मैंने भी यही करा है। तो मॉडल यही बताओ पहले। तो मॉडल के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है डिसीजन फंक्शन। डिसीजन फंक्शन क्या करता है, लीनियर आउटपुट को कंप्यूट करके हमें दे देता है। तो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, अपना सैंपल, सेम आउटपुट आ गया। लेकिन सर आपका जो आया इनका जो उसमें डिफरेंस है, अरे तो आपका प्लस क्या लगाना रह गया, सी लगाना रह गया, प्लस सी तो लगाओ, तो सेम आ गया, 1.422 सेम आया। तो इंटरनली हमारा मॉडल लाइन की इक्वेशन यूज कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब लाइन की इक्वेशन में कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट उसने निकाले होंगे, और वो कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकालने के लिए उसने एसजीडी वाली अप्रोच इटरेशन कर करके अपना ढूंढा होगा। ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो क्लास है उसमें डिफाइन होगा, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम वाली क्लास में ये मिल जाता है। अब अगर आगे कहानी सुनाओ सर, लीनियर आउटपुट आ गया। अब इस लीनियर आउटपुट को कन्वर्ट करना है क्लास में। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सिग्मॉइड फंक्शन, या इसको लॉजिट फंक्शन भी कहते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिट फंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस लीनियर आउटपुट ऑफ दैट सैंपल, जिसकी क्लास आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो इस सैंपल का जो लीनियर आउटपुट आया था वो आप यहाँ माइनस में लिखेंगे पावर में।
जिसको मैं जेड में स्टोर कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर जेड मान। अब ये फार्मूला सिग्मॉइड फार्मूला कहलाता है, और ये फार्मूला कहता है कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, चाहे कुछ भी हो जेड की वैल्यू। इस फार्मूले से जो आपका रिजल्ट बनकर आता है वो 0 to 1 के बीच में आता है। और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, तो ये क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लीनियर आउटपुट को क्लास में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है, सिग्मॉइड फंक्शन हमें एक प्रोबेबिलिटी निकाल कर देता है या एक लॉजिट निकाल के देता है। लॉजिट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। ठीक है, अगर ये प्रोबेबिलिटी हमारा <0.5 आई, इसका मतलब अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू आई 0.4, तो इसका मतलब क्या है, ये सैंपल जिसका आउटपुट जेड ये था क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4%। मतलब क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, -0.4 यानी कि 0.6 हो गई। इसका मतलब सैंपल किससे बिलोंग करेगा, क्लास 0 से। तो रूल क्या है, इफ रिजल्ट ऑफ सिग्मॉइड इज लेस देन 0.5 देन सैंपल बिलोंग्स टू क्लास 0, अदरवाइज सैंपल बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, तो अब ये आई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 is less than 0.5, sample belongs to class 0, else sample belongs to class। सिग्मॉइड फंक्शन क्लास 1 की ही प्रोबेबिलिटी निकालता है। ठीक है, और अगर क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दो तरीके हमारे पास हैं। तो ये क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी निकालता है। अगर क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर प्लस जेड। माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस जेड कर। तो अगर आप क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, <0.5 वाले इफ एल्स पे नहीं जाना चाहते, दोनों के अलग अलग निकाल के मैक्सिमम कौन सी है वो आप दिखाना चाहते हो, तो आप क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्लास इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर जेड। हम कर अगर हम निकालेंगे तो खुद ही हमें लिखना पड़ेगा, और हम खुद नहीं करना चाहते तो ये तो बात खत्म हो गई। देखो आउटपुट तो यहाँ आ चुका था। ये जो प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबे है, ये अपने अंदर से सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करके हमें निकाल के दिखाता है दोनों क्लास की प्रोबेबिलिटी। हम खुद से करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई को, और ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस np.exp। तो ई की पावर का फार्मूला होता है np.exp, ब्रैकेट में माइनस जेड। अब आप इसे प्रिंट करा के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 आ गई आपकी कितनी, 0.80। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस जेड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 आ गई कितनी आई, 0.19। और यही तो आई है यहाँ से, यानी कि ये फंक्शन इंटरनली क्या कर रहा है, इसी सिग्मॉइड फंक्शन का यूज कर रहा है। ठीक है? अब जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे ये पूछा जाए बताओ सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, कौन सा बताओगे, है ना। तो उससे ये मत पूछना कि किस क्लास का, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बाय डिफॉल्ट सिग्मॉइड फंक्शन जो बनाया गया है वो क्लास 1 को फोकस करके ही बनाया गया है। तो जेड इंटरनली इस फंक्शन से निकालेगा, ये फंक्शन पहले कॉल करेगा, इससे जेड निकल कर आएगा, फिर सिग्मॉइड लगाकर वही कर देगा जो हमने करा।
हाँ, बिहाइंड द सीन दोनों फंक्शन कॉल। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि ये सैंपल सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, तो आप बताएंगे सिग्मॉइड फंक्शन का काम होता है लीनियर आउटपुट को नॉन लीनियर में कन्वर्ट करना, और ये हमें किसी भी सैंपल के क्लास वन से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी लाकर देता है। और इसका फार्मूला होता है 1/1 + e⁻ माइनस लीनियर आउटपुट ऑफ दैट सैंपल। अब आप उसका नोटेशन जेड रख रहे हैं तो आप जेड बोल सकते हैं, लेकिन फिर उसे बताओगे 1/1 + e⁻ जेड, जेड रिप्रेजेंट्स लीनियर आउटपुट ऑफ दैट सैंपल। ठीक है, ज्यादातर लोग जेड ही नोटेशन यूज करते हैं इसके लिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको आई कर लो, बाई कर लो, के कर लो, कुछ भी कर लो, बट ज्यादातर मशीन लर्निंग डेवलपर्स जेड ही यूज करते हैं। तो आप जेड बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। नी लीनियर का मतलब होता है y = mx + c की इक्वेशन। नॉन लीनियर का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिससे हम क्लास निकाल पाए। तो वो आज हम पढ़ रहे हैं। सिग्मॉइड फंक्शन क्या कर रहा है? सिग्मॉइड फंक्शन का काम यही है जो आपने अभी पढ़ा। लीनियर आउटपुट आपसे इनपुट लेगा। लीनियर आउटपुट का मतलब हो गया mx + c वाला। और आपको क्या निकाल कर देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। अब सर यहाँ तक तो आसान है। अब ये बताओ, मल्टी क्लास में कैसे करेंगे आप? मल्टी क्लास में सिग्मॉइड फंक्शन कैसे यूज होगा? मान लो आयरिस का डेटा सेट होता, उसमें 3 क्लास हैं, तोसा, वर्सिकल और वर्जिनिका। तो अब सिग्मॉइड फंक्शन से आप कहोगे प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये क्लास वन की निकालेगा, और फिर बाकी क्लास दोनों की कैसे निकलेगी? वन में से माइनस भी नहीं कर सकते, कोई और गणित भी नहीं चलेगी। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इसको अच्छे से समझ लेना। सिग्मॉइड शब्द आगे आपकी लाइफ में जब तक रहोगे मशीन लर्निंग की दुनिया में जाएगा नहीं, आपके साथ ही जाएगा ये, जब जाएगा तो। सिग्मॉइड पहली बार आपने पढ़ा है, अगर आप मशीन लर्निंग में जिस दिन तक रहोगे तब तक इस वर्ड को आप सुनते रहोगे, कभी नहीं जाएगा ये वर्ड। के नेवर क्लासीफायर आपकी लाइफ से जा सकता है, हाँ, आपकी लाइफ से ईपॉक शब्द नहीं जाएगा, आपकी लाइफ से इटरेशन शब्द नहीं जाएगा, कन्वर्ज क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये जिंदगी भर आपकी जिंदगी के साथ रहेंगे मशीन लर्निंग में रहोगे। ठीक, अब बात करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के साथ ये कैसे चलता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इस काम को करने के दो तरीके हैं, एक ओल्ड अप्रोच और एक लेटेस्ट अप्रोच। ओल्ड अप्रोच का नाम होता है OBR। यहाँ ओ का मतलब ओल्ड नहीं है, यहाँ ओ का मतलब वन, वन वर्सेस रेस्ट। ओल्ड का मतलब है वन वर्सेस रेस्ट। बताऊंगा अभी। और दूसरी अप्रोच का नाम है मल्टीनोमियल अप्रोच। मल्टीनोमियल अप्रोच। OBR अप्रोच को पुरानी अप्रोच कहा जाता है। यानी कि जब मशीन लर्निंग की दुनिया शुरू हुई थी, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर मैं
मल्टीपल क्लासेस के साथ डेटा लाते हूँ, तो इसी तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते थे। ये अप्रोच अभी पिछले 6 से 8 सालों में ही डेवलप हुई है, उससे पहले ये अप्रोच नहीं आती थी। पहले हम पुरानी अप्रोच पढ़ेंगे। ओबीआर अप्रोच में क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम को मल्टीपल बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में विजुलाइज किया जाता है। प्रॉब्लम इज विजुलाइज्ड इन मल्टीपल बाइनरी क्लासिफिकेशन। पर नहीं आएगा समझ में, आप समझाओ तभी आएगा वो। पहले मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, फिर कोड बनाऊँ। मान लीजिए मैं आइरिस डेटा सेट को कंसीडर कर रहा हूँ। आइरिस डेटा सेट का आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आइरिस डेटा सेट में 150 सैंपल है ना, 4 फीचर हैं, 3 क्लास हैं। अब इन 3 शब्दों को अगर आप नहीं जानते, तो फिर इसका मतलब आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अभी आपको उन दिक्कतों को सही कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर मशीन लर्निंग पढ़नी चाहिए। 3 शब्द मैंने क्या बोले? सैंपल्स, फीचर्स, क्लासेस। तो मैंने बोला आइरिस डेटा सेट में 150 सैंपल हैं, 4 फीचर हैं और 3 क्लासेस हैं। बताओ क्या मतलब है इनका, इस बात का मतलब क्या रहा? हाँ मतलब देसी भाषा में बताओ, आसान भाषा में बच्चों की तरह, कि 150 का मतलब क्या है वहां पे? 150 रोज हैं। आसान भाषा में क्या बोलेंगे? 150 रोज हैं। और आपके 4 कॉलम हैं जो इनपुट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फीचर। और एक 5वां कॉलम होगा, टारगेट। और उस कॉलम में कितने तरह की वैल्यूज होंगी? 3 तरह की। यानी कि 150 रोज में जो टारगेट कॉलम होगा, या तो उसकी वैल्यू सेतोसा होगी, या किसी में वैल्यू वर्सिकलर होगी, किसी में वर्जनिका। बस यही 3 बार बार आ रही होंगी, कोई और नहीं आ रही होगी। समझ में आ गया? तो मैं मान के चल रहा हूँ ये सब आपको आता है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना, वरना फिर आगे कैसे बढ़ोगे? वही बातें बार बार करते रहेंगे। तो मेरे पास ये डेटा हो गया, 150 सैंपल, 4 फीचर्स और 3 क्लासेस। क्लासेस के नाम हम रख लेते हैं सेतोसा, वर्सी कलर और वर्जनिका। क्लास 0, क्लास 1, क्लास। ओबीआर अप्रोच में ये कहते हैं एक क्लास एक तरफ हो जाए, बाकी सब एक तरफ हो जाए। जैसे हमारा हिंदी मूवीज होती हैं, हीरो एक तरफ और सारे विलन एक तरफ हो जाओ। वन वर्सेस रेस्ट, हम अकेले तुम सब। वन, हम अकेले, वर्सेस, कंपैरिजन में, तुम सब, रेस्ट। जितने बच गए सब एक तरफ आ जाओ। तो अब हमारे डेटा सेट को दोबारा तैयार किया जाता है, जिसमें हम 2 ही क्लास रखेंगे। आपके एक्चुअल डेटा में 3 क्लास थी, 4 थी, 5 थी, मतलब नहीं है। हम आपके डेटा सेट को रीबिल्ड करेंगे, और उस डेटा सेट में सिर्फ 2 ही क्लास रहेंगी। अब एक क्लास को हम मानेंगे पॉजिटिव क्लास, लाइक, बिल्कुल कंफ्यूजन मैट्रिक्स की तरह ही। ठीक है, एक क्लास को मानेंगे पॉजिटिव क्लास। तो मान लो मैंने क्या करा, सितोसा क्लास, जिसको हम न्यूमेरिक में 0 कह रहे हैं, इसको हमने पॉजिटिव क्लास मान लिया। पॉजिटिव क्लास मतलब क्लास 1 होता है, ठीक है, नेगेटिव क्लास मतलब क्लास 0 होता है। तो अब हमने पॉजिटिव क्लास इसे मान लिया। अब बाकी जो सैंपल थे, वर्सिकलर क्लास के प्लस वर्जनिका क्लास के, ये सब किस क्लास के मान लिए गए? नेगेटिव क्लास के मान लिए गए। यानी कि अब आपके जो 150 सैंपल हैं, इन सब का टारगेट 2 हो गया।
जहां जहां सितोसा था वहां पर लिख दिया पॉजिटिव, और जहां जहां सैंपल में वर्सिकलर या वर्जने का मिला वहां पर लिख दिया नेगेटिव। अब आपकी सैंपल में दो ही क्लास हो गई फिर से। तो अब क्या आप इसको सेगमेंट सॉल्व नहीं कर सकते? हमने कहा अब तो कर लेंगे, अब क्या बचा है इसका। अब इसे सेगमेंट से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब देखो होगा क्या, इंटरनली जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बाइनरी क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो डेटा है उस डेटा से क्या निकाले जाएंगे, कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट। तो कितने फीचर हैं, चार। तो चार कॉफिशिएंट निकलेंगे, एक, दो, तीन, चार। और क्या निकलेगा साथ में, एक इंटरसेप्ट निकलेगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब इस डेटा को दोबारा रीबिल्ड करेंगे। क्या करोगे इस बार दोबारा बनाने में, जो वर्सिकुलर क्लास है इसको हम क्या मान लेंगे इस बार, पॉजिटिव क्लास। और जो सितोसा प्लस वर्जनिका है इन सबको क्या मान लेंगे, नेगेटिव क्लास। अब ये बताओ, अब जो डेटा है वो पहले जैसा ही है, बदल गया है कुछ, बदल गया है। तो अब फिर से कोफिशिएंट निकाले जाएंगे क्योंकि डेटा बदल गया है। तो फिर से चार कोफिशिएंट निकलेंगे, फिर से इंटरसेप्ट निकलेगा। अब फिर से एक मॉडल बनाओ बाइनरी वाला, और इस बार वर्जनिका क्लास को पॉजिटिव क्लास मानेंगे, और सितोसा प्लस वर्सिकलर क्या मानेंगे, इनको नेगेटिव क्लास। अब डेटा फिर बदल गया ना, फिर से निकालेंगे कॉफिशिएंट, एक, दो, तीन, चार, और उसके बाद ठीक। अब क्या होगा, अब एक, यानी कि ये एक इंटरनली एक मॉडल बन गया। ये मॉडल हो गया सितोसा क्लास का, मॉडल ऑफ सितोसा। ये हो गया मॉडल ऑफ वर्सी कलर। ये हो गया मॉडल और वर्जने का। अब एक नया सैंपल आया, पहले वाले जो बाइनरी मॉडल था उसके पास गया, उसने जेड निकाला सितोसा के लिए। उसके बाद सिग्मॉइड फंक्शन लगा के प्रोबेबिलिटी निकाली सितोसा से बिलोंग होने की। सिग्मॉइड फंक्शन किस क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालता है, पॉजिटिव क्लास की। क्लास वन की या पॉजिटिव क्लास की एक ही बात है। ठीक है। हमने पॉजिटिव क्लास कैसे माना है यहाँ पर, तो अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी सैंपल की वो सितोसा की मानी जाएगी। अब यही सैंपल दूसरे वाले बाइनरी मॉडल के पास जाएगा, ये अपना वाला जेड निकालेगा, और फिर अपने वाले पॉजिटिव क्लास की क्या निकालेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा। सेम कहानी यहाँ पर आई। उसके बाद इस सैंपल की तीनों बाइनरी मॉडल ने अपनी अपनी पॉजिटिव क्लास से बिलोंग होने की क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटीज निकालनी। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम किस क्लास की प्रोबेबिलिटी थी, वो हमारा क्या होगा, प्रिडिक्शन। ओबीआर अप्रोच में हम पहले क्या करते हैं, अपने पूरे डेटा सेट को जितनी भी क्लासेस में था वो बहुत सारी बाइनरी मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी एक क्लास को पॉजिटिव क्लास मानते हैं, बाकी जितनी क्लास बच गई सबको एक ही कर देते हैं नेगेटिव। तो इस तरह से उतने बाइनरी मॉडल बनाएंगे जब तक हर क्लास एक पॉजिटिव क्लास कंसीडर ना हो रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है सर, अगर 10 क्लास होंगे तो 10 बाइनरी मॉडल बनेंगे, हर बार एक एक को पॉजिटिव मानेंगे, बाकी सबको नेगेटिव मानेंगे। फिर जो भी सैंपल आएगा उस सैंपल की हर बाइनरी मॉडल की लीनियर वैल्यू, और फिर उस लीनियर वैल्यू से उस बाइनरी मॉडल की पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन होगी। जिस क्लास ने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दी है वो हमारा क्या है, फाइनल प्रिडिक्शन। नहीं, तो इसीलिए यहाँ से आपको और बेटर समझ में आता है कि सिग्मॉइड फंक्शन सिर्फ किस क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालता है, पॉजिटिव क्लास। नेगेटिव क्लास की निकाल ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव पता नहीं वो एक है या बहुत सारे मिलकर नेगेटिव बने हैं। अगर वो निकालेगा तो उन सबकी इकट्ठी निकलेगी, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। इसलिए सिग्मॉइड क्लास के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा
पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी या क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी। सर पहले इतना करके दिखाओ कि अभी दिमाग में बैठा ही है और सही से बैठा भी नहीं, फिर दूसरी वाली पे जाना। कोई बात नहीं, पहले इतना पढ़ा दो। तो आयरिस का डेटा लेकर आते हैं पहले। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पहली बार में होगा नहीं, हम गलत करेंगे पहली बार में, और हम पहले गलत करेंगे उसके बाद सही करेंगे हम, ताकि हमें सीखने को मिले। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस, आइरिस इक्वल टू लोड आइरिस x इक्वल टू आइरिस डॉट डेटा, y इक्वल टू आइरिस डॉट टारगेट। हम ट्रेनिंग टेस्टिंग भूल चुके हैं, हम अपना वैसा एल्गोरिथम के पीछे की वर्किंग पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडल बनाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे मल्टी क्लास इक्वल टू ओ वी आर, वन वर्सेस रेस्ट। तो जब आपको ये पता है कि आपका मॉडल जो बन रहा है वो मल्टी क्लास डेटा के लिए बन रहा है, तो एक हाइपर पैरामीटर को आपको यूज करना होता है ओ वी आर। और अगर आप नहीं यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा कि डेटा हमारा कौन सा था, उसके अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पर एक वैल्यू पिक कर लेगा। बेटर है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप इस हाइपर पैरामीटर को जाने। मल्टी अंडरस्कोर क्लास हाइपर पैरामीटर की वैल्यू ओवीआर कर दी गई। उसके बाद हमने मॉडल को फिट कर दिया। अब मॉडल डॉट कॉफिशिएंट से मैं पूछूंगा, बताओ मॉडल ने कितने कॉफिशिएंट बनाए होंगे, कितने कॉफिशिएंट निकले होंगे टोटल। कॉफिशिएंट किसके अगेंस्ट निकलते हैं, हर फीचर के। इंटरनली कितने बाइनरी मॉडल बने थे, 3। तो पहले वाले बाइनरी मॉडल ने चारों फीचर देखे, उसने अपने कॉफिशिएंट निकाले होंगे। दूसरा वाला बाइनरी मॉडल जो बना होगा उसने भी 4 फीचर यही देखे, तो उसने अलग क्या देखा है, उसने अलग ये देखा है कि कौन सा सैंपल किस क्लास का हो गया है, ये अलग है इस बार। तो 4 उसने निकाले होंगे, 4 इसने, टोटल कितने निकले, 12। अब मैं इससे पूछूंगा तो ये मुझे 12 बताएगा, गिनो। 1 2 3 4। तो ये पहले वाला जो मॉडल बनाए उसने चारों फीचर दिए हैं, सैपल लेंथ, सैपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। ये पहला वाला जो बाइनरी मॉडल बना है सतोसा क्लास का, उसने जो कोएफिशिएंट निकालने हैं वो है। कैसे निकालने हैं, वही एसजीडी वाली अप्रोच का यूज करके निकाले। उसके बाद ये दूसरा वाला जो बाइनरी मॉडल बनाए, उस बाइनरी मॉडल ने कोएफिशिएंट जो निकाले वही हैं, और तीसरे वाले के ये रहे। चलो अब ये बताओ, अगर मैं पूछूं इससे मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, कितने इंटरसेप्ट निकले होंगे बिहाइंड द सीन। कितनी मॉडल बने बाइनरी, 3। तो हर बाइनरी मॉडल ने अपना अपना इंटरसेप्ट निकाला होगा, तो तीनों इंटरसेप्ट को एक एरे में रखकर दे देंगे। क्यों नहीं करेगा रिप्रेजेंट, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ये बताती है कि जिस फीचर का कोफिशिएंट नेगेटिव है उस फीचर का टारगेट के साथ अपोजिट कोरिलेशन है। एक बार पांडास की क्लास याद करके देखना, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने एग्जांपल दिया था पांडास में कोरिलेशन का। नोएडा से मथुरा जाना है, मथुरा से लखनऊ जाना है। एक एग्जांपल दिया था मैंने कि मैं गाड़ी की स्पीड इतना रखता हूँ इतनी देर में पहुंचता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ तो जल्दी पहुंच जाता हूँ। उस एग्जाम्पल को एक बार याद करके देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस प्लस
जो साइन होते हैं कॉफिशेंट के, वो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोरिलेशन क्या होती है, पांडा से मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो हीट मैप हो गया। हाँ, मतलब उसी तरह का बिल्कुल। हाँ। अब हम अपना नया सैंपल लेकर आ गए। हमने कभी हमारे सैंपल में सैंपल लेंथ है 3.5, सैंपल वेथ है 1.5, पेटल लेंथ है 5.5, पेटल वेथ है 0.4। अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल से कहेंगे, मॉडल जरा प्रिडिक्ट करो कि ये सैंपल किस क्लास का होगा। अब वो क्या करेगा, पहले प्रिडिक्ट अपने अंदर से तीनों बाइनरी मॉडल के पास जाएगा, इस सैंपल की तीनों से लीनियर वैल्यू निकलवाएगा, फिर तीनों से अपनी अपनी पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा, फिर जिस बाइनरी मॉडल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आई होगी उसी का प्रिडिक्शन करके ये हमें दे देगा। वन, क्लास वन कौन सी है? सितोसा की स्पेलिंग ये थी ना। फिर पर्सी कलर, फिर वर्जिने का वी आई था, वी ई था, वी आई था शायद। तो एबीसीडी में एस पहले आता है, वी बाद में आता है, तो क्लास जीरो हो गई। वी ई वी आई, तो वर्सी कलर में ये क्लास वन हो गई, ये क्लास। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये क्लास वन से बिलोंग हो रहा है, यानी कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, वर्सी कलर। अब इतना बिहाइंड द सीन क्या क्या करा वो हमने देखा। क्या सर हम इस बात को निकाल के देख सकते हैं कि इसने ऐसा करा होगा? हमने कहा बिल्कुल। यहाँ पे लिखो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटीज। क्या करेगा, प्रोबेबिलिटीज निकाल के देगा। क्लास जीरो से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो बाइनरी मॉडल बना होगा ना जीरो क्लास वाला सितोसा वाला, उसका जो प्रोबेबिलिटी आई वो इतनी आई। और जो दूसरा बाइनरी मॉडल बना होगा उसने इस सैंपल की प्रोबेबिलिटी जो दी है वो ये दी है, और तीसरे वाले ने ये दी है। अब इन तीनों मैक्सिमम कौन है, क्लास वन। ये क्लास जीरो का, ये क्लास वन का, ये क्लास टू का है, इसलिए इसका आउटपुट क्या है, ये। सर थोड़ा और पीछे ले चलो, हम इन दोनों मेथड का यूज नहीं करना चाहते, तो आप इस सैंपल का प्रिडिक्शन करके दिखा सकते हो इन दोनों का यूज करे बिना, क्योंकि आपको गणित तो आती है पीछे क्या चल रही है। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं, गलती होने के चांस बहुत होंगे, कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखना। मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सैंपल हो गया, तो पहले हम निकालेंगे जेड जीरो। जेड जीरो मतलब सितोसा क्लास का जो मॉडल है उसने जो लीनियर वैल्यू निकाली होगी वो। तो M1 X1, दिस वैल्यू X1, यानी कि सैंपल में जो फीचर है एक्स प्लस M2 X, M2 और X2। X2 हो गया 1 प्लस M3 X3 प्लस M4 X प्लस C, पहले वाले बाइनरी मॉडल का। अब मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना गलती होगी। अब देखो इसमें अगले वाले बाइनरी मॉडल का M1 ये है, इसकी जगह पर ये लगा, X1 तो वही रहेगा। M2 ये है दूसरे वाले मॉडल का, ये मैंने यहाँ लगा दिया। 2D अरे,
क्योंकि पहले वाले बाइनरी मॉडल ने कितने कोएफिशिएंट दिए, 4, तो वो एक एरे में आए होंगे। अगले वाले के 4 एक एरे में आए होंगे, अब तीनों के एरे को एक और एरे में रख देते हैं, इसलिए 2D एरे। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी लिख सकते हो, मतलब आप इंडेक्स पे जाके एक्सेस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। हाँ रह गया, मैं तो भटक गया। M4 X4 बदल गया, नहीं बदल गया था? ये हो गया प्लस सी वाला रह गया था। इसका सी डाल देते हैं, एंड टू एंड देख रहा है। और दूसरी पर गलत हो गया। चलो, तो ये Z0, Z1, Z2 आ गए, Z0, Z1, Z2। तो बिहाइंड द सीन जो हमारे लीनियर मॉडल बने हैं, तीनों बाइनरी वाले, उन्होंने अपना अपना आउटपुट बता दिया। अब हम पहले इतना क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपने मॉडल से पूछेंगे, मॉडल जरा आप बताना, आप जो निकाल रहे हो वो यही है, अभी तो आगे बढ़े, सब सही चल रहा तो आगे बढ़े, वरना फिर देखें कहाँ गलत कर रहे हैं। तो मॉडल डॉट डिसीजन फंक्शन, और इसमें आप अपना सैंपल पास करते हैं, चेक करो सेम है। यानी कि हमारा ये फंक्शन इंटरनली जब बाइनरी क्लास के साथ यूज हो रहा है, सॉरी मल्टी क्लास के साथ यूज हो रहा है, तो इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं उसी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल भी रहा है कि वैल्यूज यही आ रही है। तो अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा, सिग्माइड फंक्शन से हम तीनों क्लास की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्लास यानी कि सतोसा क्लास हो जाएगा 1/1 प्लस एन पी डॉट ई एक्स पी, पावर क्या लिख दूं यहाँ पर, -Z0। Z1, Z2 प्रिंट कराओ, E0, E1। अब सर ये प्रोबेबिलिटी आपकी गलत आई है, कि आप अगर मॉडल से पूछोगे प्रिडिक्ट प्रोबे सेम सैंपल की, सर ये गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा मॉडल है लॉजिस्टिक का, जब प्रोबेबिलिटीज निकाल लेता है तो उन प्रोबेबिलिटीज को नॉर्मलाइज भी करता है, उसके बाद फिर क्या करता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ढूंढता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमारा किया जाता है, तो जो डिफरेंस है वो यही आ रहा है। तब क्या करेंगे, नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटीज, जो भी हमारी अभी प्रोबेबिलिटीज निकली तीनों बाइनरी मॉडल से, उनमें मैक्सिमम नहीं निकालेगा। क्या करेगा, पहले पहले उन प्रोबेबिलिटीज को नॉर्मलाइज करेगा, फिर नॉर्मलाइज होने के बाद जो नई प्रोबेबिलिटीज आएंगी उनमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस क्लास की थी वो फाइनल प्रिडिक्शन होगा। ऐसा मल्टी क्लास के साथ ओबीआर अप्रोच में करेगा। जो दूसरी अप्रोच है उसमें क्या करेगा, वो अलग कहानी है, ये इसमें जो सुन रहा है कहानी अलग चल रही है। नॉर्मलाइज करने से क्या होगा, हमारा कोशिश ये करेगा कि सम ऑफ ऑल क्लास प्रोबेबिलिटी हमारा क्या आ जाए, बना जाए, नियरेस्ट बना जाए। मतलब अभी तो बन दूर दूर तक नहीं आ रही है, देखो ये 0.99 है और ये 0.62 है, तो एक से बाहर निकल गई। तो इसलिए नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज टेंड्स टू वन आ जाए। लेकिन कई बार ये नहीं भी आती है, कम रह जाती है, लेकिन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से बेटर होता है। अब नॉर्मलाइज करते कैसे हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए तो नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जीरो NP0 ऐसे कर दिया मैंने। क्या है, प्रोबेबिलिटी उस क्लास की जो आई थी वो डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल क्लास प्रोबेबिलिटीज।
सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, क्या कर दें, P0 प्लस P1 प्लस, तो अब ये जो आ गई ये क्लास जीरो की नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगर मैं क्लास वन क्लास टू की नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो ऊपर क्या करना है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सेम यहाँ पर। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटीज जो हो गई हैं, NP0 NP1 NP2, ये यहाँ। अब इन सब का जब सम करोगे तो ये नियरेस्ट टू 1 हो जाएगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी करते हैं, टू गेट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नियरेस्ट टू, और एग्जैक्ट बना जाए तो बात ही क्या है फिर। कौन, यही करा ना जो हमने लिखा है, यही उसने करा होगा अपने अंदर। ये पर्टिकुलर कोइंसिडेंस हो गया, या आपको ऐसा दिख रहा है? कई बार ऐसा होगा कि आपके सैंपल की जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आपका सही आउटपुट आ ही नहीं पाएगा, फॉल्स क्लासिफिकेशन ही आ जाएगा, अगर नॉर्मलाइज आपने नहीं करी। ठीक है, तो नॉर्मलाइज हो गया। अब देख लो, इसमें मैक्सिमम किस क्लास की है, सर इसी क्लास की। और अब देखो आपकी वाली सही आई है, जो आप इनकी आई है वही आपकी आई है। OBR अप्रोच इस तरीके से काम हमारा करती है। तो इंटरव्यूअर को बहुत कुछ है पूछने के लिए आपसे, वो ढेरों क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मल्टी क्लास की बताओ कैसे काम करता है, तो आप बताएंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मल्टी क्लास में जब काम करता है तो दो तरीके से काम करता है। एक ओल्ड अप्रोच है जिसमें हम अपने डेटा सेट को कई सारे बाइनरी मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हर बाइनरी मॉडल अपनी अपनी पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी हमारा कंप्यूट करता है सैंपल के लिए जिसका हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। फिर सारी प्रोबेबिलिटीज को नॉर्मलाइज करने के बाद जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस क्लास की आती है वो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन माना जाता है। अब हमने लिखा, हाँ, हाइपर पैरामीटर की वैल्यू हमने क्या पास करी थी यहाँ पर, OBR, बस इतना लिखने से ये सारा पीछे समझ गया वो कि अब मुझे ऐसे काम करना है। इसका मतलब ये है जो इसको यूज करने वाला है उसको तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जिसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास बनाई होगी उसका महीनों लग गए होंगे बनाने में उसे। ये तो भी एक हाइपर पैरामीटर है, इस तरह के पता नहीं कितने हाइपर पैरामीटर हैं, और हर हाइपर पैरामीटर के लिए कोड बनाया होगा एक टीम, महीनों क्या सालों लगी होगी तब जाके एक क्लास बनकर तैयार हुई होगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और हर वर्जन में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते होंगे, एक दिन में बननी गई होगी। हम और आप क्या कर रहे हैं, जो हो गया है बस उसकी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कर थोड़ी रहे हैं। हम तो बहुत कम कर रहे हैं। देखो अभी बस क्या कर रहे हो, आपने कोफिशिएंट निकाल लिए, करना क्या होता, निकाल कर दिखाओ यही आएंगे, करके दिखाओ। वो करना होता उसके लिए आपको पूरा कोड लिखना पड़ता, सर इसका कोड लिख के दिखाओ कि यही कोफिशिएंट आएंगे। तो जो कल मैंने आपको एसजीडी समझाई थी उस एसजीडी का पूरा कोड लिखना पड़ेगा मुझे, उसके लिए फिर कैलकुलस आनी चाहिए आप। डिफरेंशिएशन प्रोग्राम में कैसे निकालेंगे वो निकालना आना चाहिए। अभी तो कागज पे निकाल लिया कि एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन NX N-1 होता है, बनाओ प्रोग्राम इसका, प्रोग्राम बना के दिखाओ। तो उसके लिए फिर हमें कैलकुलस की पाइथन की जो लाइब्रेरी है साई पाई, वो हमें आनी चाहिए। या आगे जाके एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे टेंसर फ्लो, उसमें आता है कैलकुलस, वो आनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल उतना नहीं पूछता इंटरव्यूअर,
इतना ही बता दोगे तो काफी इंप्रेस हो जाएगा, कहाँ बहुत कुछ आता है आपके लिए। वो आपसे ही नहीं बोलेगा कि एल को लिख के दिखा दो, वो बोलेगा एल को करती क्या है, यही बता दो कि वो क्या रहा है अंदर उसके। ये काफी है उसके लिए, अगर आप ये बता दोगे, क्योंकि उससे आप हाइपर पैरामीटर कंट्रोल कर लेते हैं। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम यही है कि कई बार नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी का सम भी बन नहीं आता। हम चाहते हैं कोई ऐसा तरीका लेकर आओ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज बन आ जाए, वहां पर बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये बाउंड्री पर जब प्रोबेबिलिटीज आती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। मान लो किसी एक क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी आ गई पॉइंट हमारा 44, दूसरे की भी 0.44 आ गई, और तीसरे की कुछ और रह गई, और तीनों का सम करा तो बनाया नहीं। ऐड करके देख लो, तीनों जो आई हैं, देखो ये तो एक एक केस हो गया। आ गई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा सीखने को, नहीं आई तो भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए। नहीं आई, 0.000001 कम रह गई। कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आती है। तो अब जो नई अप्रोच लाई गई उसमें यही ध्यान रखा गया कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, बहुत ज्यादा चांस होंगे कि वो हमारा बन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बन के बराबर ही मानेंगे। मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूं उन केसेस के जो इतना भी नहीं आते, 0.98, 0.97 तक ही रहेंगे। ये तो बहुत आगे नजदीक आ गए, इसको तो बन ही मान सकते हो आप। लेकिन इस अप्रोच में कई बार ऐसा होता है 0.98 तक रह जाती है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, वो दिक्कत करती है। क्योंकि 0.01, 0.02% बहुत होता है डिसीजन लेने के लिए। लेटेस्ट अप्रोच क्या है हमारी? मल्टीनोमियल अप्रोच। मल्टीनोमियल अप्रोच पहले सर समझाओ काम कैसे करते हैं, हमने कहा चलो। ये मान लीजिए आपका भाई आईरिस डेटा सेट, 150 सैंपल, 4 फीचर, 3 केसेस। इस बार हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को इंडिविजुअल क्लास के लिए डिवाइड करेंगे। मतलब एक डेटा सेट बनाओ जिसमें सिर्फ सितोसा के सैंपल होंगे, सिर्फ सितोसा सैंपल्स। फीचर सारे ही होंगे, फीचर 4 के 4 होंगे, ऑल फीचर्स, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। लेकिन जो सैंपल्स होंगे वो सिर्फ सितोसा वाले होंगे, एक ही क्लास के सैंपल आएंगे। दूसरी क्लास हमें कंसीडर ही नहीं करनी, बस एक ही क्लास। ठीक, एक और डेटा सेट बनाओ जिसमें सारे फीचर आएंगे और वर्सी कलर क्लास के सारे सैंपल होंगे। एक और बनाओ जिसमें वर्जिनिका क्लास के सारे सैंपल होंगे। अब इस डेटा सेट पर एक मॉडल बना दो, मॉडल ऑफ सितोसा। एक मॉडल इस पर बना दो, मॉडल ऑफ वर्सी कलर। एक इस पर बना दो, मॉडल ऑफ वर्जिनिका। यानी कि अब जो मॉडल बनेंगे ये बाइनरी मॉडल नहीं है, ये सिंगल सिंगल क्लास के मॉडल हैं, एक एक क्लास को देखकर ये बनेंगे। तो ये अपना कोफिशिएंट निकालेगा 4, अपना इंटरसेप्ट निकालेगा। ये अपने कोफिशिएंट निकालेगा, अपना इंटरसेप्ट निकालेगा। कोफिशिएंट, अपना इंटरसेप्ट, 0 होने का चक्कर ही खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर नया सैंपल आया, अब हमें इसका प्रिडिक्शन कराना है। तो ये सैंपल गया सितोसा वाले मॉडल के पास, सितोसा वाले मॉडल ने अपनी लीनियर वैल्यू निकाली, इसने अपनी निकाली, इसने अपनी निकाली। अब यहां से अब आप क्या करेंगे, सेतोसा क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन इस बार सिग्मॉइड फंक्शन की जगह एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट
मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या करता है, जब आपका इंडिविजुअल क्लास के लिए मॉडल बनाया गया है और इस तरह से बहुत सारे मॉडल बनाए गए इंडिविजुअल क्लास को लेकर, तो सॉफ्ट मैक्स हर क्लास के पास जाकर उनको यूज करते हुए किसी एक क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालता है। नहीं आया सर, फार्मूला लिख दो, सॉफ्ट मैक्स का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला लिखने की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेतोसा क्लास इज इक्वल ई की पावर, ई की पावर जो आपका प्रोबेबिलिटी थी सेतोसा क्लास की, वो माइनस नहीं लगाना है, सिंपल, डिवाइडेड बाई ई की पावर जेड एस प्लस ई की पावर जेड वर्सिकलर प्लस ई की पावर जेड वर्जेनिका। इसका मतलब जब सेतोसा क्लास की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है तो उस समय सारी क्लासेस का यूज किया जा रहा है, हर क्लास का कुछ ना कुछ यूज किया ही जा रहा है, जबकि इससे पहले वाले में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, तो ये हो गया सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, किसके लिए, सेतोसा क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन वर्सिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगा, ई की पावर जेड वर्सिकुलर डिवाइडेड बाई सेम, जो यहाँ था वो यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्जेनिका क्लास बाई सॉफ्ट मैक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड ऑफ वर्जेनिका डिवाइडेड बाई सेम टर्म, जो यहाँ थी वही यहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या हो गया, तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लास इज गिवन बाई ई की पावर जेड ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाई सम ऑफ ई की पावर जेड ऑफ ऑल क्लासेस। समझ में आता है, जनरलाइज फार्मूला हो गया इसका, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन किसी पर्टिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ई की पावर जेड ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द ई की पावर जेड ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन होता है। तो इस तरह से अब तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब निकालेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसने दी, जिसने दी वो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन। इस अप्रोच को जब से ये बनाई गई है तब से रिकमेंड किया गया है। आई गेस 2008 या 2009 में ये अप्रोच आई थी, उससे पहले मशीन लर्निंग पढ़ने वालों को ये अप्रोच अवेलेबल ही नहीं होती। तो 2008 और 2009 में जब ये अप्रोच आई है, तो सोचो पाइथन के अंदर 2-3 साल और लग गए होंगे आने में इसे। ये तो गणित में आई थी ना ये अप्रोच, लाइब्रेरी के अंदर बनाने वालों ने 2-3 साल और ले लिए होंगे कोड करने। तो इस तरह से हम अब सॉफ्टमैक्स अप्रोच का भी यूज करके इस काम को कर सकते हैं। इवन एस के लर्न लाइब्रेरी इनिशियली जब आई थी, तो उस समय एस के लर्न के पास भी ये अप्रोच नहीं थी, जबकि एस के लर्न लाइब्रेरी का जन्म 2011 में हुआ था। तो 2011 में एस के लर्न लाइब्रेरी जब मशीन लर्निंग के लिए यूज करी जाती थी, उस समय जो मशीन लर्निंग डेवलपर होते थे वो एक ही तरीका यूज कर सकते थे, सिग्मॉइड वाला, इकलौता तरीका था सिग्मॉइड। और लॉजिस्टिक के बारे में मार्केट में ये अफवाह फैली हुई थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ बाइनरी मॉडल को ही ट्रेन करना जानती है, मल्टी क्लास के मॉडल को ये ट्रेन ही नहीं कर सकती। मल्टी क्लास के मॉडल को ये बहुत सारे बाइनरी मॉडल में विजुलाइज करके ट्रेन करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मल्टी क्लास मॉडल को ये ट्रेन नहीं कर सकते। जब ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन आ गया तो ये र्यूमर मार्केट से खत्म हो गया, और इसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अब हमारा डायरेक्ट मल्टी क्लास के लिए यूज हो सकती है। बहुत सारे बाइनरी मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल मॉडल ही बनेंगे। मॉडल तो बहुत सारे ही बनेंगे, ऐसा नहीं है मॉडल नहीं बनेंगे, मॉडल एक मॉडल तो बहुत सारे ही बनेंगे, लेकिन वो बाइनरी मॉडल नहीं। अब सर इसको
कोर्ट में करके दिखाएंगे आप? तो समझो नहीं, दोबारा बोलो। हम्म। रिग्रेशन में सारा का सारा खेल आता है कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू ढूंढने का। अगर वो वैल्यू आपकी अच्छी निकल आई है तो आपका फाइनल जो आउटपुट आएगा अच्छा आएगा। अगर वो वैल्यू अच्छी नहीं आई है तो आप कुछ भी हाथ पैर मार लो, रिजल्ट आपका अच्छा कभी नहीं। और कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट की अच्छी वैल्यू निकालने के लिए हमारे क्या होते हैं, इटरेशंस होते हैं। और उन इटरेशंस में आपको ढूंढना रहता है कि कब तक हम अपने एल्गोरिथम को चलाएं कि बेस्ट वैल्यू आपके कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट की निकाले। इस क्वेश्चन के अच्छे आंसर के लिए कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख। कल की क्लास में हमने पूरा खेल इसी का करा है, कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट की बढ़िया वैल्यू कैसे निकलती है, क्या उसका तरीका होता है हमारा। ठीक है। बहरहाल, अब आते हैं वापस से। मैंने फिर बनाया मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इस बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टी क्लास इक्वल टू मल्टी नोमियल। मल्टी नोमियल। बस हमने कहा फिलहाल तो यही हाइपर पैरामीटर है, बाकी और भी होंगे जो अभी शायद आपको देखने को मिल भी जाए। मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा। बताओ कौन सा मिल रहा है देखने को। पढ़ो। इस ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। ये वार्निंग ये है कि इंटरनली जो आपके मॉडल्स बन रहे हैं वो कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट की बेस्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप अपने आइट्रेशन को बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्स आइट्रेशन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसमें 100 है, मैंने 200 कर दी। ठीक। अब मैं वही सैंपल जो चल रहा था इसी सैंपल को लेकर आ गया यहाँ पर। वही सैंपल की जब हम ओबीआर अप्रोच से प्रोबेबिलिटी, सॉरी, सीधी क्लास प्रेडिक्ट कर रहे थे तो क्लास 1 बता रहा था। और वही सैंपल जब मैंने मल्टीनोमियल अप्रोच का यूज करके प्रिडिक्ट कराया तो क्लास 2 का रिजल्ट दे रहा है। सर जरा बताना प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। खेल बदल गया। बहुत कांटे की टक्कर है क्लास 1 और क्लास 2 में। मतलब ओबीआर वाली जो अप्रोच थी वो पूरी तरह से आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर तो यहाँ भी दिख रही है कि यहाँ 44% चांस तो ये भी है, यहाँ भी सही है कि भाई ये वो वर्सिकलर हो सकता है। 44% चांस है, सिर्फ 5% का मार्जिन से जीता है कौन, ये हमारा वर्जनिका क्लास। तो बहुत कॉन्फिडेंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ना वहां पर था ना यहाँ पर था, क्योंकि वहां पर भी अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो कितनी आई है, 60 और 38। अच्छी तब मानी जब ये 80 आती, 90 आती, तब एकदम श्योर होते कि ये तो गारंटी हो गई अब यही होगा। लॉजिस्टिक का यही फायदा है कि लॉजिस्टिक अपने कॉन्फिडेंस स्कोर से आपको बताती है कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही आप माने। सिर्फ प्रिडिक्शन ही ना देखें, प्रोबेबिलिटी जरूर देखें। ठीक है। तो यहाँ पर इसने प्रिडिक्शन क्लास 2 का दिया है, प्रोबेबिलिटीज स्कोर देखकर मुझे लग रहा है कांटे की टक्कर थी। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या करना है, करना क्या है, वही मॉडल से पूछो कॉफिशिएंट, मॉडल से पूछो इंटरसेप्ट। अब इस बार जो मॉडल बनाए हैं वो एक एक क्लास को ही देखकर बनाए। हर मॉडल ने दूसरी क्लास देखी ही नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करो, फिर से सर वो खेल हमने का करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस
अब कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। कहाँ का चेंज करना है इसमें? मतलब अब तो मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल भी अच्छे से आने चाहिए। अगर मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल भी यूज करने नहीं आते हैं तो मुझसे ये भी नहीं होगा। गलती से जहाँ कंट्रोल भी करना है, अगर वहाँ कंट्रोल सी हो गया तो कॉपी कुछ और हो जाएगा, पेस्ट कहीं कुछ और हो जाएगा। और ध्यान से इनका ध्यान रखना। एक बैच में मेरे साथ ऐसा हो गया था, जहाँ पर कंट्रोल भी करना था वहां गलती से कंट्रोल सी प्रेस हो गया, तो वही वैल्यू पेस्ट हो गई हमारी बार बार। नहीं, फिर तो आप जो कह रहे थे ना वेरिएबल इंडेक्स पे जाकर, फिर वही अप्रोच यूज कर। लॉजिक लगाकर, लूप लगाकर, वेरिएबल पे इंडेक्स लगा लगाकर, 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 ऐसे करके लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये ऐसे कहाँ तक कोई लिखेगा? ये तो मैं बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मान लो 4 की जगह 40 फीचर होते तो मैं ऐसा थोड़ी सा समझाता आपके लिए। फिर तो लूप लगा के समझाता। अब उसको समझने में आपको 2 घंटे भी लग जाते फिर कि सर चले के चला क्या रहे हो इसमें लूप। अच्छी बात है कि हमारा छोटा ही डेटा है, लेकिन हमें उन बातों में नहीं जाना। हम बस ये समझना चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है बिहाइंड द सीन। छोटे से समझने में आ जाए तो कुछ जरूर ना कि कॉम्प्लेक्स करके ही समझा जाए। एक बार चेक कर लो सारा सही हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। 9 2 -12, 2 0 2 72 59 11 53 32 30 92। ठीक है, मतलब अब कुछ टाइपिंग गलती हो गई होगी तो कह नहीं सकते, लग तो सही रहा है। अब जरा पूछना मॉडल से डिसीजन फंक्शन लगा के, यही है इसका भी आंसर। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाएं और गलत हो जाए। नहीं सर यही है, यहाँ तक तो सही है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 इज इक्वल टू NP डॉट EXP ऑफ Z 0 डिवाइडेड बाई NP डॉट EXP ऑफ Z 0 प्लस Z 1 प्लस Z। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ है जी। देखो वो आप जितना अच्छा एरे पांडा जानते हो कर सकते हो। एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मैनुअल लिख रहा हूँ कि लिस्ट लगाऊंगा कि लूप लगाऊंगा। कर सकते हो आप, है ना, बिल्कुल कर सकते हो। आपको जितनी कोर प्रोग्रामिंग अच्छी आती होगी उतना आप बेटर कोड लिख पाएंगे। जितना आपको ऊपर ऊपर से आता होगा उतना आप उन चीजों से बचना चाहेंगे। कौन लूप लगाए, कौन लिस्ट बनाए, ऐसे सही है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारा बेसिक अच्छा नहीं है। बेसिक अच्छा है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जो आप कर रहे हैं। सेम प्रोबेबिलिटीज आ गई, फिर से देख लो एक बार।
चलिए, तो इस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हमारी समझ में आ जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैंने मॉडल बनाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके, मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने सीधा कर दिया मॉडल डॉट फिट और एक्स कॉमा वाई। अब कैसे पता चलेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कि हम क्या करना चाहते हैं? तो मल्टी क्लास की एक वैल्यू और होती है जिसका नाम है ऑटो। और जो ऑटो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक, आपने फिट में जो पास कराए वाई, उसमें अगर दो क्लास हैं तो अपने आप ये सेगमेंट वाली अप्रोच पर चली जाती है। और अगर उसमें दो से ज्यादा क्लास हैं तो फिर वो सॉफ्टमैक्स अप्रोच पर चली जाती है। ठीक है, तो ऑटो के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, नीचे लिखा होगा। दिखाते हैं। ये ऑटो, ओबीआर, मल्टीनोमियल, डिफॉल्ट इज ऑटो। देखो लिखा भी है, इफ ओबीआर ऑप्शन इज चूजन देन ए बाइनरी प्रॉब्लम इज फिट फॉर ईच क्लास। ऑटो सेलेक्ट्स ओबीआर इफ डेटा इज बाइनरी। ठीक है, अदरवाइज सेलेक्ट्स मल्टीनोमियल। अगर डेटा बाइनरी क्लास का है तो अपने आप ओबीआर में जाएगा सिग्मोइड के साथ, और मल्टी क्लास का है तो अपने आप जाएगा हमारा इधर सॉफ्ट पैक्स के साथ। अगर आप मल्टी क्लास का डेटा सिग्मोइड पे चलाना चाहते हैं तो फिर आपको खुद लिखना पड़ेगा ओबीआर। ये क्लास जीरो है, ये क्लास वन है, ये क्लास टू है। इसका मतलब है सैंपल में ही डिस्प्यूट है। सैंपल आपका कोई ऐसी क्लास से बिलोंग करेगा ही नहीं, वो फेक सैंपल ही है आपका। कि जो उसमें वैल्यूज हैं, ऐसा शायद ही होगा कि वो इधर भी जाए उधर भी चला जाए। लेकिन अगर वो आप कह रहे हैं सही सैंपल है, इसका मतलब डाइसी मामला है। वही तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप अपनी रिपोर्ट में लिख कर दोगे कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ दिस सैंपल as we have seen two different results of this sample using this and this approach. So we recommend for another algorithm. आप अपनी रिपोर्ट में बात लिख सकते हैं, पुरानी अप्रोच से जो रिजल्ट आया था वो इतना था और कॉन्फिडेंस स्कोर इतना था। नई वाली अप्रोच से रिजल्ट इतना आया, कॉन्फिडेंस स्कोर इतना है। अब जो डिसीजन मेकर है वो जाने वो किस पे जाएगा। ये तो वो बात हो गई, अल्ट्रासाउंड कराया, बस ऊपर से पता चल गया, लिख दिया आगे सीटी स्कैन करा लो। नहीं समझ में आ रहा अल्ट्रासाउंड, वही कहानी है। नहीं समझ में आ रहा ये सैंपल इस एल्गोरिथम से किधर जाएगा, एक और एल्गोरिथम कोई और उठाओ, उससे देखो वो किसके तरफ झुकाव है। वो फिर आपको शायद समझ में आएगा कि अच्छा ये एल्गोरिथम से ये वाला शायद ज्यादा सही। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप दोनों ही अप्रोच से मॉडल का क्रॉस वैलिडेशन करें, यानी कि ट्रेनिंग टेस्टिंग स्कोर निकालें, कहाँ पर आपका वेरिएंस कम आ रहा है, कहाँ पर मॉडल में लो बायस लो वेरिएंस था, उस वाले मॉडल की बात हम ज्यादा सुनेंगे। तो वो आप पहले ट्रेनिंग टेस्टिंग करो, दोनों का स्कोर निकालो और चेक करो कहाँ पर हमारा मॉडल बेस्ट बना था, पुरानी अप्रोच से या नई वाली से। ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में आप लिखोगे।
कि भाई पहले वाले अप्रोच से मॉडल का प्रिडिक्शन इतना और इतना प्रोबेबिलिटीज थी, हमने उस मॉडल का जब ट्रेनिंग टेस्टिंग करा था तो ये रिजल्ट आया। जब दूसरी अप्रोच बनाई तो ट्रेनिंग टेस्टिंग का रिजल्ट ये आया है, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटीज हैं। अब डिसीजन लेने वाला अपने आप जाने क्या करेगा। हाँ, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी स्कोर आता ही है, क्यों नहीं आया। क्या कह रहे थे बताओ। नहीं, वेरिएबल के साथ यूज करो, लूप का कॉन्टेक्स्ट क्या। अब जैसे ये वाली गणित है, इस वाली गणित को आप लिखना चाहते हो इंडेक्स के साथ, इसमें डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं अपना सैंपल बदल दूं, अब मेरा सैंपल 3.5 की जगह 3.9 हो गया, तो ये गलत बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ 9 लगाना पड़ेगा मुझे। तो भाई तुम आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे दूँ, करके देख। इस गणित को दोबारा समझो। मैं निकाल रहा हूँ Z0। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप। ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ये इस वेरिएबल के अंदर है। क्या लिखोगे, मॉडल डॉट कोफिशिएंट अंडरस्कोर। अब ये उसका हो गया जीरो इंडेक्स का एरे, और ये हो गया जीरो इंडेक्स की वैल्यू जीरो। अब 3.5 क्या है, जो हमारा सैंपल है, उस सैंपल की सबसे पहली वैल्यू सैंपल जी। अब अगले वाले में यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और सैंपल जो आपका था उसका फर्स्ट का, यहाँ पर लिखोगे 2, सैंपल ऑफ, क्या लिखोगे 3, सैंपल ऑफ प्लस 22, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट ऑफ 0। तो आएगा। अब ये हो गया Z0। अब मुझे निकालना है Z1, Z2, इसी आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, सब सेम रहेगा। 1, 1, ना 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 ना, 1, 2, 2, 2, यहाँ 1, ये सही, 1। एक बार प्रिंट करा के देख लो सेम आ गया कि नहीं आ गया। Z0, Z1 2.34, 2.11, -4 पॉइंट समथिंग। अब इसी काम को हम शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो मैंने एक चैट नाम की लिस्ट बना ली। अब ध्यान से देखो, मुझे इस लाइन को 3 बार रन करना है बिना 3 बार लेके। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक लूप डाल रहा हूँ, फॉर एम मॉडल कोफिशिएंट हो गए, कॉमा सी इन चिप, और चिप में क्या पास कर दिया
मॉडल डॉट कॉफिशिएंट कॉमा मॉडल डॉट इंटरसेप्ट। अब पहले ना इस लूप को कुछ भी करने से पहले प्रिंट करा कर देखो क्या क्या आ रहा है। एम आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा है यहाँ पर जेड डॉट अपेंड। जेड जो था उसमें अपेंड कर दिया। इसको अपेंड करोगे, इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट मार दिया। लेकिन अब जहाँ जहाँ मॉडल कोफिशिएंट है वहां पर क्या लिखूंगा मैं? एम। एम ऑफ, ये क्या है? जीरो। सैंपल ऑफ जीरो। एम ऑफ वन, सैंपल ऑफ वन। एम ऑफ टू, सैंपल ऑफ। एम ऑफ थ्री, सैंपल ऑफ थ्री। और ये इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सीधा सीधा हो गया। हमने कहा बस हो गया, इतना सही से कंट्रोल हो गया आपसे, खेल खत्म। बताओ। 2.34, 2.11, -4.6। अब चाहे 10 फीचर हो, चाहे 50 फीचर हो, हमें तो बस इतना लिख कर छोड़ देना है। ये कोड आपके डेटा में जितने फीचर होंगे, सारे फीचर के लिए, आपके सारे मॉडल के लिए लीनियर आउटपुट ला के देता रहेगा। अब इस वाले कोड में मशीन लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेसिक कोर पाइथन आपको आनी चाहिए। आपको ये आना चाहिए जिप किसे कहते हैं। आपको ये नहीं पता जिप किसे कहते हैं तो इस कोड को समझने में आपको कभी समझ नहीं आएगा क्या लिख दिया मैंने, आपको जिप नहीं आता। तो इसलिए मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाह रहा था कि आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पुराने यादें हमारी बहुत बेकार है, हमें ऐसा पता होना चाहिए। हम भूल जाते हैं, कितना याद होगा हमें, इतनी तो पाइथन है। बहरहाल, तो ये है उसका बेस्ट। बेस्ट तो नहीं कह सकते, उसका बेटर ये है और इसका बेटर ये है। चलो, और क्या पूछ रहे थे? किसी ने एक चीज और पूछी, पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी वो अलग टर्म है पेनल्टी वाला। ये पेनल्टी यहाँ भी आता है। वो रिवार्ड और पेनल्टी वो अलग कहानी है, ये इसमें भी आता है। क्या है पेनल्टी का मतलब? उसमें समझना होगा ये कि हमारा मॉडल ओवरफिट क्यों होता है। ओवरफिट का मतलब क्या है? ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा चलना, लेकिन टेस्टिंग पे बेकार चलना, इसी को ओवरफिटिंग कहते हैं। अब चीजों को रिलेट करो। मैंने कोई मॉडल बनाया जिसने एम और सी की वैल्यू निकाली। मैंने जिस ट्रेनिंग डेटा से, ये ट्रेनिंग डेटा था, ठीक है, जिस ट्रेनिंग डेटा से मैंने एम और सी की वैल्यू निकाली, उसी ट्रेनिंग के सैंपल का प्रिडिक्शन मैंने कराया। तो जो प्रिडिक्शन आया और जो एक्चुअल वाई था, जब उनके बीच में डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब मेरा मॉडल जो ट्रेनिंग में सैंपल था उसका आउटपुट हूबहू वही प्रिडिक्ट कर रहा है जो वास्तव में उसका था। और ऐसा वो सारे सैंपल के लिए कर रहा है। ऐसा वो सारे सैंपल के लिए, आई का मतलब ith सैंपल, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, सबके लिए एकदम डिक्टो सेम कर रहा है। तो ये बताओ, लॉस कितना हो गया मेरा? जीरो। इसका मतलब मेरा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर एकदम 100% हो गया। ऐसा होने की वजह से हमारा जो एम और सी की वैल्यू रही होगी
ये पूरी तरह से किसके ओरिएंटेड हो गई होगी? ट्रेनिंग डेटा के ओरिएंटेड हो गई होगी। क्योंकि एम और सी आप जो ट्यून कर रहे हैं, एम और सी की वैल्यू ये आए, वो क्या देखकर आप डिसाइड करवा रहे हैं मॉडल से कि भाई ट्रेनिंग के सैंपल का एकदम सटीक आउटपुट ले आओ, वो एम और सी की वैल्यू बेस्ट है। लेकिन सर ऐसा होने से क्या होगा? मॉडल ओवरफिट होने के पूरे चांस हो गए, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग डेटा को रटना शुरू कर देगा समझने की बजाय। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर एम और सी की वो वैल्यू पर रुक जाना जहां पर लॉस जीरो ना हो, तो जीरो कैसे ना हो? तो जो लॉस निकालने का फार्मूला था, आपका फार्मूला क्या था? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर, जो भी करते थे वो कर लेना। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं तो भले ही प्रिडिक्शन डिक्टो सेम आ जाए जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, फिर भी लॉस मेरा क्या नहीं हो पाएगा? जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? साथ में कुछ जोड़ दिया। इस जोड़े हुए को ही क्या बोलते हैं? पेनल्टी। पेनल्टी। पेनल्टी क्या करती है? मेरे मॉडल को ओवरफिट होने से बचाती है। ट्रेनिंग का स्कोर 100% होने से रोकती है। लॉस को जीरो होने से रोकती है। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला था एसजीडी में, कि हम ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखते कि मेरा लॉस जीरो हो जाए, हम ऑब्जेक्टिव रखते मेरा लॉस मिनिमम चला जाए। जीरो आने का मतलब ये हो गया कि मॉडल ओवरफिट हो जाएगा आपका। मॉडल ट्रेनिंग के सैंपल के ओरिएंटेड हो जाता है अगर मेरा लॉस जीरो आ जाए। तो हम उस लॉस फंक्शन में क्या जोड़ देते हैं? एक पेनल्टी टर्म को जोड़ देते हैं। इससे मेरा मॉडल लॉस जीरो की तरफ नहीं जाता, मतलब एम और सी की वैल्यू पहले रुक जाती हैं, वो नहीं पहुंच पाती जहां पर एकदम सटीक हमारा ट्रेनिंग सैंपल पूरी तरह से करेक्ट हो जाए। उससे पहले कुछ एरर के साथ उनको रोक दिया जाता है, रुक जाओ यहीं पर। उसे बोलते हैं पेनल्टी। अब पेनल्टी का कोई ना कोई गणित होता होगा। तो पेनल्टी में हमारी एक पेनल्टी क्या होती है कि जो आपके कॉफिशिएंट आए थे, इनका सम करके, इनके स्क्वायर का सम करके इनका स्क्वायर रूट लेकर जोड़ दो। एक पेनल्टी ये होती है। दूसरा फार्मूला है पेनल्टी का कि सर इनका स्क्वायर मत करो, बस इन दोनों को जोड़ दो, ये पेनल्टी कर दो। तो इस तरह से अलग अलग क्या है हमारी पेनल्टी टर्म होते हैं। पेनल्टी में क्या होता है? जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं उन्हीं को गुणा भाग स्क्वायर माइनस डिवाइड स्क्वायर रूट लेते हुए पेनल्टी बना दी जाती है। अलग से कोई पेनल्टी का गणित नहीं है। जो आपके कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट थे उन्हीं की वैल्यू को कुछ प्लस करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। इस तरह से आपकी अलग अलग पेनल्टी बन जाती है। ठीक है, तो मोस्ट फेमस पेनल्टी होती है L1 पेनल्टी और L2 पेनल्टी। L1 पेनल्टी में क्या होता है? स्क्वायर नहीं करते हैं। L2 पेनल्टी में क्या होता है? कॉफिशिएंट के स्क्वायर करके सम करके जोड़ देते हैं आप। L2, तो वो है हमारा पेनल्टी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलराइजेशन भी कहते हैं। रेगुलराइजेशन सब में आता है। जितने भी मॉडल लॉस के अकॉर्डिंग ट्रेन होते हैं वो सब पेनल्टी का यूज करते हैं ताकि लॉस जीरो ना हो जाए। अब और क्या पूछा था? एक किसी ने क्वेश्चन और पूछा था। हाँ तो आने दो ना, वही तुम चाहते हैं कि ऐसा एक माना गया है कि अगर लॉस जीरो हो गया तो आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा से सीखने की बजाय उनको रट लेता है, और उन्हीं सैंपल को जब आप मॉडल को देंगे तो सही बताएगा, क्योंकि वो सब उसके एकदम करेक्ट देखे हुए हैं। लेकिन जब टेस्टिंग सैंपल दोगे जो उसने कभी नहीं देखे थे उनका आउटपुट सही नहीं देगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने देखा है कि लॉस जीरो आने पर ऐसा बिहेवियर मॉडल शो करता है। इसलिए लॉस को जीरो होने से हमें बचाना है, उसके लिए पेनल्टी को ऐड किया जाता है। और क्या पूछ रहा था कोई? हाँ, एक इन्होंने पूछा था अभी कि सर मिसिंग डेटा के साथ कोई डेटा करके दिखा दो, तो जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं वो आप करके दिखा दो। तो इसमें देखो, बिल्कुल हमें टाइम नहीं लगेगा ऐसा करने में। ये डेटा है, जबरदस्ती में इसमें एक मिसिंग वैल्यू डाल देता हूँ, होने से बचा लिया। लैंडिंग में फर्क आया है ना? आपका लॉस जीरो होने से रोक लिया, यानी कि जो कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट की वैल्यूज थी
वो नहीं निकली है जिससे कि एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए, उसकी वैल्यू कुछ और निकली होंगे ना। तो उन्हीं वैल्यू से हम अपने अननोन सैंपल का प्रिडिक्शन करेंगे, तो चांस है कि वो बायस रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर फटाफट से क्या करते हैं, एक मिसिंग वैल्यू डाल देते हैं इसमें। ठीक है, कोई फीचर मिसिंग बना देते हैं। तो कैसे करोगे इस काम के लिए, मैंने क्या करा, यहाँ पर डी एफ डॉट आई लॉक ऑफ जीरो इज इक्वल टू, मतलब मैंने कर दिया 3.0, और अगले वाले की वैल्यू यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। अच्छा, तीसरा वाला भी तो रह गया। तीसरा क्या रह गया हमारा, क्लास नाम क्या था ये, चलो एप्पल डाल देते हैं, वो दोनों से चल जाएगा फिलहाल। सर ये मिसिंग नहीं बनी। ये आ गई मिसिंग हमारी। ठीक है, अब इस डेटा के साथ अगर मैं मॉडल का लेके जाऊं, देखते हैं क्या होता है। पहले चेक कर लो ये स्ट्रिंग तो नहीं बना दी इसने, मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया तो उसने स्ट्रिंग ना मान लिया हो कहीं, जो एनएन हम चाहते हैं वो ना आया हो। हाँ, क्या चीज, ये वाला ज्यादा सही है, np डॉट एन एन, ये वही एन एन है जो हमें चाहिए होगा, ये ज्यादा सही है, स्ट्रिंग में लिखना है np डॉट एन एन करके। अब देखो यहाँ पर खेल क्या होता है, मैंने एक्स निकाला, टी एफ डॉट आई लॉग डॉट वैल्यूज, वाई निकाला, टी एफ डॉट आई लॉग, मॉडल बना दो, कोई सा बना दो, लॉजिस्टिक बना दो, के नेवर बना दो, जो आपको सही लगे बना दो, मॉडल को फिट कर दो। चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। इनपुट एक्स कंटेन्स एन एन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डज नॉट एक्सेप्ट मिसिंग वैल्यूज। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही नहीं, कोई सा भी मॉडल मिसिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। अब मुझे इसको हैंडल करना है, तो इसको हैंडल करने के मेरे पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता क्या होगा, मिसिंग वैल्यू जिस रो में आ रही है उस रो को डिलीट कर दो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करने का प्लान कर रहे हो, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए क्या करता है, मिसिंग रो वाली जो एंट्रीज थी उनको हटा देगा, एक भी अगर वैल्यू मिसिंग होगी किसी रो में वो रो गायब, खत्म। अब मॉडल बनाकर आप अपना चला लोगे आगे का, क्यों ज्यादा टाइम लगाएं। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है सर, ये इंपॉर्टेंट है, इस कॉलम की वैल्यू की वजह से इसके डिलीट मत करो। हो सकता है इसमें 100 कॉलम होते, 100 फीचर होते, 99 फीचर वैल्यू है, एक फीचर में नहीं है, तो उस एक की वजह से 99 फीचर का जो डेटा था वो क्यों हटा रहे हो। तो फिल कर दो, कैसे करेंगे, डी एफ डॉट फिल एन, बताओ क्या रखना चाहते हो। हमने एक काम करते हैं, एक तरीका तो यही है कि जो वेट है उसका मीन निकाल कर डाल देते हैं। दूसरा थोड़ा ट्रिकी, ये देखो इसका टारगेट क्या है, तो एप्पल के जितने सैंपल हैं पहले उनको अलग कर लो और उनका एवरेज निकाल के यहाँ डाल दो, वो ज्यादा सही रहेगा, रादर देन सबका एवरेज निकाल लो, क्योंकि उसमें बनाना भी आ जाएंगे।
अब वो क्या डालोगे वो आप पर डिसाइड करना, आपको मशीन लर्निंग का इससे मतलब नहीं है, ये तो पांडास का खेल है। मैं अभी रैंडमली लिख देता हूँ यहाँ पर 80, फिल एन ए, और ये मैंने इसको इन प्लेस कर दिया ट्रू, ताकि इसी में चेंज हो जाए। ये लो। अब आगे का डेटा निकाल के अपना करो। तो इस तरह से मिसिंग वैल्यू का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पकड़ होनी चाहिए पांडास की। मशीन लर्निंग में भी एक कॉन्सेप्ट है इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटर। तो इम्प्यूटर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे बेटर अप्रोच आपकी रहेगी पांडास वाली, उसमें आप अच्छा कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नहीं, अगर वो स्ट्रिंग में रह जाता तो वो ड्रॉप आने से नहीं जाता फिर, क्योंकि वो स्ट्रिंग हो गया। फिर वो रिप्लेस से चलेगा, बिल्कुल सही। फिर वो आपका रिप्लेस पे चलेगा। ठीक। और तो कुछ नहीं पूछा था ना किसी ने? तुम्हारा भी हो गया लूप वाला, पेनल्टी वाला भी हो गया, मिसिंग वाला भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताइए। सर मैं बोल रहा था कि जैसे अभी आपने देखा कि मिसिंग वैल्यू कम थी, अगर मिसिंग वैल्यू की मेजोरिटी ज़्यादा हो तो उस केस में क्या करेंगे? क्या ड्रॉप यानी करके वैल्यू को हटा देंगे या फिर उसको फिल करेंगे? मतलब ऐसी कोई तो कंडीशन होगी ना कि जिसमें ये बोला जाता होगा कि कम से कम इतनी परसेंट वैल्यू अगर मिसिंग हो, तो हम उस डेटा को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ फिल यानी या फिर जो भी हम उसमें थ्रेश वैल्यूज़। लगा सकते हैं ना, जब आप यहाँ पे जाते हो ना, क्या कहते हैं, इससे पहले जो आपने लिखा था ड्रॉप एनए, तो ड्रॉप एनए हाँ, में एक थ्रेश का कॉन्सेप्ट आता है। थ्रेश में आप जो कह रहे हैं वही चलता है, कि आप उसमें ये पास करते हैं कि कम से कम अगर किसी रो में इतनी वैल्यूज हैं, है ना, तो डिलीट कर देना, अगर उससे भी कम हो तो डिलीट मत करना। तो इस तरह से हम थ्रेश आर्गुमेंट का यूज करके ड्रॉप एनए में इस काम को कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट चेक करा देता हूँ ड्रॉप एनए, और इसमें एक आर्गुमेंट आता है थ्रेश। थ्रेश करके। हुँ, उसमें हम कंडीशन देते हैं कि अगर इस कॉलम में इतनी नहीं नहीं, वैल्यूज़ मिसिंग। कंडीशन नहीं देते हैं, नहीं, नहीं, उसमें मतलब बेसिकली थ्रेश हम की चीज़ लिमिट में देते वैल्यू हैं, पास करते हैं कि चीज की अगर। लिमिट। ठीक है। 11 थ्रेश, हुँ। इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हाँ, वो तो पांडास में देखा है। बट सर लेकिन जैसे ऐसे भी होता है ना कि अगर लेट्स से कि पांडास का आइडिया ना हो, कोई डायरेक्ट मशीन लर्निंग पढ़ रहा हो उस केस में, तो फिर आपने बोला ना कि इम्प्यूटेशन का यूज़ करके वो उस चीज़ को कर सकता है। तो कोई न कोई गणित या कंडीशंस तो इसमें होती होगी ना कि मतलब जैसे लेट्स से कि हमारे पास लाखों में डेटा है, अभी तो डेटा हमारे पास बहुत छोटे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जब लाखों में डेटा होता है उस केस में हमारे पास कंडीशंस होते हैं ना कि फीचर्स में कितने परसेंट डेटा मिसिंग हो तो हम उसे कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं कंसीडर करना चाहिए, मॉडल कितने परसेंट डेटा पे काम सही करेगा या नहीं करेगा। हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें पहले ये देखना होगा जिस फीचर में डेटा मिसिंग है, क्या वो हाँ, फीचर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। ना, तो फीचर इंपॉर्टेंस निकालने के लिए जो एनोवा टेस्ट मैंने बताया था, बिल्कुल, पहले हाँ। वो करके देखेंगे। मान हुँ, लीजिए हुँ, कोई फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसमें हुँ, कोई वैल्यू मिसिंग आ रही है हमारी, इसका हुँ, मतलब है कि हमें उस मिसिंग वैल्यू को कहीं ना कहीं हैंडल करके उसको डिलीट नहीं करना, उस वाले सैंपल को, उस फीचर की मिसिंग वैल्यू को उसकी एवरेज या जो भी कॉन्टेक्स्ट का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हुँ, अगर हम ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं कि कितने परसेंट डेटा हो तो हम लेके चलें, तो ये अप्रोच, मतलब इससे अच्छी अप्रोच ये हो सकती है कि बेटर ये होगा कि आप हर फीचर की पहले एक इंपॉर्टेंस कंप्यूट करिए, और आपको हुँ, लगता है कि जहां पर वैल्यू मिसिंग है वो फीचर इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसको छोड़ दो। फिर कर रहा क्या, उसका हुँ, फीचर तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारा वो। ठीक है, तो इस तरह हुँ, से हम डिसीजन दोनों तरह से ले सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम बेस्ड ऑन परसेंटेज अपना लेके चलें, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ना, जैसे अभी मैं एक डेटा लोड करता हूँ। अब अगर हम परसेंटेज के साथ जाना चाहते हैं तो उसका एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। एनालिसिस, टाइटैनिक का बड़ा फेमस डेटा है। हाँ, सर। ठीक है, अब मुझे इसमें मान लो सर्वाइवल को प्रिडिक्ट करना है, हुँ, बेस्ड ऑन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फीचर।
मुझे ये टारगेट रखना है, बाकी सब फीचर। अब इस डेटा को जब मैं देखता हूँ, तो मैंने लिखा df डॉट नॉट नल डॉट सम न, वो इजनर लगा सकते थे। डॉट सम। अब देखो, अगर मैं ओवरऑल देखूं df डॉट शेप, तो 891 सैंपल हैं। हम्म। 891 में अगर हम कैबिन को देखें तो 687 वैल्यू तो सब मिसिंग है। हम्म। अगर मैं यहाँ पर देखूं 687 भाग 891, तो 77% कैबिन कॉलम वैल्यू मिसिंग है। तो मेरे हम्म। हिसाब से कैबिन कॉलम को फीचर बनाना ही नहीं चाहिए, हमारे आपको लिए मिसिंग इम्पोर्टेंट कॉलम नहीं को छोड़ है। देना चाहिए, हम्म। है ना। इसी तरह से हम्म। अगर हम एज को देखें, तो एज एज में भी कंसिडर मिसिंग कर नहीं सकते हैं। है, 177 आउट ऑफ 891। तो ये 20%। एक हो सकता है कंसीडर करने लायक। हाँ बिल्कुल, बीस क्योंकि एज से परसेंट ही तो हमारा वैल्यू कंडीशन है। मिसिंग है, 80% तो डेटा है ही इसमें। तो हम्म। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एज की जो वैल्यूज हैं उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। अब फिल करने की कोशिश कैसे कर सकते हो, तुक्का नहीं लगाना है। या तो कैसे मीम करो, कर ले। यहाँ पर देखो क्या करो, कोशिश करो कि नेम फीचर में देखो क्या लिखा है। यहाँ पर अगर लिखा है मिस, एक लिखा है मिसेज। हम्म। मिस का मतलब है कि उसकी जो एज हो सकती है 20, 18, 25, 22 हम्म। के आसपास हो। अगर वो हम्म। मिसेज है, डेट मीन्स उसकी एज 10, 12 तो नहीं हो सकती, हम्म। है ना। अगर यहाँ लिखा है मिस्टर और कहीं लिखा है मास्टर, मास्टर लिखा है मतलब वो लड़का ही होगा, अनमैरिड होगा। अगर वो मिस्टर है तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो एक तरीका हो सकता है कि शायद मैं नेम से उसके मिस्टर, मिसेस, मिस, मास्टर के अकॉर्डिंग एज को गैस कर पाऊं, शायद कर पाऊं। कोई गारंटी नहीं कि हम ऐसा कर ही पाएंगे हमारा। ठीक है। अब दूसरा क्या देखो, दूसरा ये देखो कि जहां पर एज मिसिंग है उस वाले सैंपल में बच्चे कितने थे, पेरेंट, हम्म। चाइल्ड। तो ये जो फीचर है पेरेंट चाइल्ड फीचर हो गया। ठीक है। पेरेंट हम्म। चाइल्ड कितने थे, उसके अकॉर्डिंग कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पर एज मिसिंग है और जो बंदा है वो ये है, तो उसके संग जितने आए थे वो बच्चे ही होंगे। बच्चे होंगे तो उसकी एज फिर ये होनी चाहिए फिर। काइंड ऑफ एक लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा। और जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में फिर यही है कि आप एज की एवरेज वैल्यू रख सकते हैं, तो सबसे लास्ट ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी माथापच्ची करनी चाहिए। जिस फीचर में वैल्यू मिसिंग है उस फीचर के साथ साथ और जो फीचर्स हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या इसकी मिसिंग वैल्यू निकालने में। अगर कर सकते हैं तो पहले हमें वो डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर। थैंक यू। लेकिन लास्ट में वो इम्प्यूटेशन वाला पार्ट सर सबकी आएगा एक ही ना, आ आप जाएगी, पढ़ाएंगे? सबकी ये सेम आ जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये पॉसिबल था कि नहीं था। क्या सबकी एज एक जैसी हो सकती थी, जैसे अब मान लो यहाँ पर पैसेंजर आईडी कहीं मिसिंग होती और आप एवरेज निकाल दो और चार जगह फेल हो जाए तो गलत हो गया, क्योंकि पैसेंजर आईडी कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। हम्म। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर मिसिंग है, और अगर मैं एवरेज निकाल कर उस फीचर में जहां जहां मिसिंग है वही फिल कर रहा हूं, तो क्या उस फीचर में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती थी। हो सकती थी तभी तो आप एवरेज फिल कर दोगे हर जगह, नहीं हो सकती थी तो आपको क्या करना चाहिए, एफ फिल या फॉर फिल में कुछ प्लस माइनस करके कर देना चाहिए। काइंड ऑफ मतलब जहां पर वैल्यू मिसिंग है उन दोनों के बीच का एवरेज निकाल कर फिल कर दो। काइंड ऑफ। चलिए, फिलहाल आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उठाएंगे डिसीजन ट्री के लिए एक और एल्गोरिथम हमारी, डिसीजन ट्री अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद है आगे, वो एल्गोरिथम को ही समझना रह गया है। बाकी जितने भी हमारे साइड कॉन्सेप्ट थे मशीन लर्निंग के, वो ऑलमोस्ट शायद हमारे कवर हो गए हैं। एक बार मुझे ये बता दो, क्रॉस वैलिडेशन मैंने पढ़ा दी नहीं पढ़ा दिया, क्रॉस वैलिडेशन नहीं पढ़ाया है। चलो नेक्स्ट क्लास में क्रॉस वैलिडेशन पढ़ाऊंगा, तो फिर तो मैंने रैंडम सर्च और ग्रिड सर्च भी नहीं पढ़ाया होगा। वो तो ऊपर जहाँ पे अपन एडमिशन लिया होगा उसमें लिखा होगा, एक बार उसमें चेक कर लेना। तो तीन चीजें इकट्ठी पढ़ाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो, क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन के बाद ही ग्रिड सर्च, उसी के बाद रैंडमाइज सर्च। अगर मैंने एक भी नहीं पढ़ाया तो तीनों नहीं पढ़ाए हूँ।
तो पहले ये तीनों पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डिसीजन ट्री वगैरह, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह जो है वो उस पर चले। अरे ऑनलाइन कॉपी गूगल से डाउनलोड कर लो, लेना क्या है, उन पे भी नहीं होगा फिजिकल। पॉलिनोमियल रह गया है, चलो करा देंगे वो।